रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के एक सुनसान फ्लाईओवर पर एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। कार के बाहर फ्लाईओवर की रेलिंग के बिल्कुल किनारे 28 साल का अभिमन्यु खड़ा था। अभिमन्यु कोई हारा हुआ इंसान नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा टॉप किया था। वो एक उभरता हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए था। मिडिल क्लास परिवार से उठकर उसने अपने दम पर एक छोटी सी फर्म खोली थी। सब कुछ परफेक्ट था जब तक कि उसने अपने बचपन के सबसे पक्के दोस्त विराट के साथ मिलकर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। प्रोजेक्ट के लिए अभिमन्यु ने अपने पिता के रिटायरमेंट के सारे पैसे लगभग 40 लाख रुपए लगा दिए। इतना ही नहीं, उसने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से 1.5 करोड़ का लोन भी लिया। लेकिन एक दिन सुबह जब अभिमन्यु ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि विराट सारे पैसे लेकर देश छोड़कर भाग चुका है। फर्म के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाकर विराट ने सारा पैसा विदेश ट्रांसफर कर दिया था और सारे कागजातों पर साइन अभिमन्यु के थे। अगले 6 महीनों में अभिमन्यु की जिंदगी नरक बन गई। पुलिस स्टेशन के चक्कर, वकीलों की फीस और बैंक की धमकियां। इस सदमे से उसके पिता को लकवा मार गया और वे बिस्तर पर पड़ गए। कल सुबह 10 बजे बैंक अभिमन्यु के घर की नीलामी करने वाला था। उसके बूढ़े लकवाग्रस्त पिता और उसकी मां को सड़क पर आना था। अभिमन्यु के पास अपनी जेब में एक लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा की पॉलिसी थी। उसने हिसाब लगाया था कि अगर आज रात उसकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी को 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उन पैसों से बैंक का लोन भी चुकता हो जाएगा और उसके माता पिता भी सड़क पर आने से बच जाएंगे। वो रेलिंग पर चढ़ गया। नीचे गाड़ियां 100 की स्पीड से गुजर रही थी। उसने आंखें बंद की और छलांग लगाने ही वाला था कि भैया, ओ भैया, जरा सुनोगे? अभिमन्यु चौंका। उसने पीछे मुड़कर देखा। बारिश में भीगता हुआ एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा था। उसकी साइकिल से बंधी चाय की केतली गिर गई थी और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु को गुस्सा आया। क्या है, देखते नहीं मैं क्या कर रहा हूँ? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, देख रहा हूँ साहब, मौत को गले लगा रहे हो, लगा लो, पर मरने से पहले मेरी एक केतली उठवा दो। मेरे हाथों में ताकत नहीं है, फिर आराम से कूद जाना। अभिमन्यु झल्लाकर नीचे उतरा और उसने केतली उठा दी। बूढ़े में उसे एक कुल्हड़ में गर्म चाय दी। अभिमन्यु की जेब से वो इंश्योरेंस के कागज बाहर झांक रहे थे। बूढ़े ने उन कागजों को देखा और चाय पीते हुए बड़ी शांति से बोला, साहब, पढ़े लिखे लगते हो, पर शायद पॉलिसी ध्यान से नहीं पढ़ी। लाइफ इंश्योरेंस वाले सुसाइड के केस में 1 रुपया भी क्लेम नहीं देते। आप तो मर जाओगे, पर कल सुबह आपके माँ बाप का घर भी नीलाम होगा और उन्हें आपके अंतिम संस्कार के लिए चंदा भी मांगना पड़ेगा। अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से पॉलिसी का क्लॉज पढ़ा। बूढ़ा सच कह रहा था। सुसाइड क्लॉज, उसका आखिरी रास्ता, उसका मास्टर प्लान भी फेल हो गया। अब क्या? वो फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अपनी माँ सुमित्रा की याद आई। आज शाम जब वो घर से निकल रहा था तो उसकी माँ हमेशा की तरह अपने खाटू श्याम की तस्वीर के आगे जोत जला रही थी। अभिमन्यु ने माँ पर चिल्लाते हुए कहा था, माँ, बंद करो ये नाटक। भगवान EMI नहीं भरते, भगवान पुलिस के डंडे से नहीं बचाते, तुम्हारा सांवरा कुछ नहीं करेगा। माँ ने शांति से उसकी तरफ देखा था और उसके बैग की चेन में एक छोटा सा मोरपंख बांध दिया था। माँ ने कहा था, दुनिया के सारे वकील जब केस छोड़ देते हैं ना बेटा, तब मेरे सांवरे का कोट खुलता है। तू हिम्मत मत हार, वो हारे का सहारा है। बूढ़े चाय वाले ने अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखा। साहब, मरने का इरादा तो फेल हो गया। अब जब सारे रास्ते बंद ही हो गए हैं तो एक बार उस सुप्रीम जज के दरबार में हाजिरी लगा। पास में ही दिल्ली कैंट स्टेशन है। वहां से रात 3 बजे एक ट्रेन रिंगस यानी खाटू जाने का स्टेशन जाती है। जा, अपनी फाइल वहां रखा। बूढ़ा अपनी साइकिल लेकर चला गया। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास खोने के लिए अब जिंदगी भी नहीं बची थी। उसने गाड़ी घुमाई और सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन खचाखच भरी थी। हर तरफ सिर्फ एक ही गूंज थी, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। अभिमन्यु कोने में खड़ा था। उसका सूट बारिश में भीगकर सिकुड़ गया था। उसके हाथ में वो उसकी लीगल फाइल थी जिसमें उसके दिवालिया होने के सबूत थे। वो आसपास के लोगों को देख रहा था। कोई कैंसर से लड़ रहा था, किसी की बेटी की शादी रुकी थी, किसी का व्यापार चौपट था, लेकिन उन सब की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, विश्वास की चमक।
अभिमन्यु जो कल तक बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और लॉजिक में जीता था, आज वो खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। सुबह सुबह होते होते वो रिंगस पहुंच गया। वहां से पैदल चलकर जब वो खाटू नगरी के मुख्य द्वार तोरण द्वार तक पहुंचा तो उसके अंदर का सारा अहंकार, सारी डिग्रियां और सारा मॉडर्न ईगो टूट चुका था। सुबह के 8 बज रहे थे। दिल्ली में उसके घर की नीलामी में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। अभिमन्यु लाइन में लगा। गुलाब, इत्र और चंदन की महक से पूरा मंदिर गूंज रहा था। जैसे ही वो मुख्य मंडप में पहुंचा और उसकी नजर सामने बैठी उस सांवली सलोनी, भव्य और मुस्कुराती हुई मूरत पर पड़ी तो अभिमन्यु के सीने में दबा हुआ सारा दर्द आंसुओं के रूप में फट पड़ा। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, उसने कोई आरती नहीं गाई, उसने सिर्फ हाथ जोड़े और मन ही मन अपनी अर्जी लगाई। लोग कहते हैं तू शीश का दानी है, लोग कहते हैं तू हारे का सहारा है। देख सांवरे, मैं हार गया हूँ, मेरा लॉजिक हार गया है, मेरी डिग्रियां हार गई हैं। मुझे मेरी गलती की सजा दे, पर मेरे उन बूढ़े माँ बाप को बेघर मत होने दे जिन्होंने जिंदगी भर ईमानदारी की रोटी खाई है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा वो सच वापस चाहिए जो मुझसे छीन लिया गया है। ये रही मेरी फाइल, आज से ये तेरा केस है। अब जो फैसला तू देगा मुझे मंजूर है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे आगे धकेल दिया। दर्शन सिर्फ 30 सेकंड का था, लेकिन उन 30 सेकंड में अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से 100 किलो का पत्थर उठा लिया हो। उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। उसने अपनी लीगल फाइल मंदिर के बाहर बने अर्जी वाले बक्से में डाल दी और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। दिल्ली में सुबह के 9:45 हो रहे थे। अभिमन्यु के घर के बाहर बैंक के रिकवरी ऑफिसर, बाउंसर और घर खरीदने वाले कुछ प्रॉपर्टी डीलर खड़े थे। अभिमन्यु की मां सुमित्रा अपने लकवाग्रस्त पति का हाथ पकड़े एक कोने में बाबा श्याम की जोत जलाकर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर विश्वास नहीं डिगा था। बैंक के मैनेजर ने कहा, सुमित्रा जी 10 बज गए हैं, घर खाली कीजिए। आपका बेटा तो भाग गया, अब ये घर बैंक का है। सुमित्रा ने शांत स्वर में कहा, मेरा बेटा भागा नहीं है, वो वकील करने गया है। मेरा श्याम अभी फैसला करेगा। मैनेजर जोर से हंसा। आपका श्याम ऊपर से आकर लोन भरेगा क्या? बाउंसर, सामान बाहर निकालो। जैसे ही बाउंसरों ने दरवाजे पर हाथ रखा, अचानक गली में एक लाल बत्ती वाली पुलिस की गाड़ी रुकी। उसमें से दिल्ली पुलिस की EOW के 2 बड़े अफसर उतरे। स्टॉप द ऑक्शन, नीलामी रोकिए, सीनियर इंस्पेक्टर ने कागज लहराते हुए कहा। बैंक मैनेजर हैरान रह गया। सर, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, इंस्पेक्टर ने कहा, और मेरे पास इंटरपोल और गृह मंत्रालय का ऑर्डर है। जिस विराट नाम के आदमी ने इस परिवार के साथ फ्रॉड किया था, उसे आज सुबह 8 बजे दुबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने लैपटॉप में वो सारे ओरिजिनल एग्रीमेंट रखे हुए थे जिससे ये साबित होता है कि अभिमन्यु बेकसूर था और सारे फर्जी साइन विराट ने किए थे। कोर्ट ने विराट के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं और आपके बैंक की रिकवरी अब उस धोखेबाज के अकाउंट से होगी, इस घर से नहीं। मैनेजर के पसीने छूट गए, वो पीछे हट गया। सुमित्रा ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कहा था ना, मेरा सांवरा जब अपनी मोर छड़ी घुमाता है तो बड़े बड़ों के फैसले पलट जाते हैं। अभिमन्यु दोपहर को जब दिल्ली वापस लौटा तो घर के बाहर का नजारा देखकर वो सुन्न रह गया। उसकी माँ ने उसे गले से लगा लिया। जब उसे पूरी घटना पता चली तो वो रो पड़ा। लेकिन ये तो सिर्फ आधा चमत्कार था। असली चमत्कार तो वो था जिसने पुलिस को विराट तक पहुंचाया। कुछ दिन बाद जब पुलिस स्टेशन में केस की फाइल क्लोज हो रही थी तो अभिमन्यु ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर, विराट तो 6 महीने से फरार था, उसने अपनी पहचान बदल ली थी, फिर अचानक आज ही के दिन ठीक नीलामी के वक्त वो दुबई में कैसे पकड़ा गया? इंस्पेक्टर ने एक अजीब सी नजर से अभिमन्यु को देखा और कहा, ये हम भी नहीं समझ पा रहे हैं अभिमन्यु। कल रात तक हमारे पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन आज सुबह ठीक 8:05 पर ये वही वक्त था जब अभिमन्यु खाटू में बाबा की मूरत के सामने रो रहा था। दुबई इमिग्रेशन के सर्वर में एक ग्लिच यानी टेक्निकल ग्लिच आ गया। विराट जो नकली पासपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा था, उसका पुराना नाम सिस्टम पर फ्लैश हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उसके पासपोर्ट में एक छोटा सा मोरपंख फंसा हुआ मिला, जिसकी वजह से स्कैनर मशीन अटक गई और सिक्योरिटी ने उसे मैनुअली चेक करने के लिए रोक लिया। अगर वो मोरपंख वहां ना फंसता तो मशीन उसे ग्रीन सिग्नल दे देती और वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। हमने उससे पूछा कि ये मोरपंख किसका है, तो वो रोते हुए बोला कि उसने ये कभी नहीं रखा, पता नहीं कहां से आ गया। ये सुनकर अभिमन्यु के शरीर का खून जम गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने बैग की चेन देखी। कल रात उसकी माँ ने जो मोरपंख उसकी चेन में बांधा था वो वहां नहीं था।
अभिमन्यु वही पुलिस स्टेशन की जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मॉडर्न दुनिया के लिए एक संदेश। हम सोचते हैं कि भगवान आसमान से सोना बरसाएंगे या रातों रात हमारे दुख मिटा देंगे, लेकिन 21वीं सदी में भगवान का चमत्कार अलग तरीके से होता है। वो किसी पुलिस वाले की ईमानदारी बनकर आता है, वो किसी मशीन के टेक्निकल ग्लिच के रूप में आता है, वो किसी अजनबी की दी हुई चाय बनकर आता है जो आपको आत्महत्या करने से रोक देती है। विज्ञान और तर्क वहां तक काम करते हैं जहां तक हमारी पहुंच है, लेकिन जहां हमारा फुल स्टॉप लगता है वहीं से खाटू वाले की शुरुआत होती है। इसलिए जब भी जिंदगी में ऐसा लगे कि चारों तरफ अंधेरा है, बैंक का कर्ज है, धोखेबाज दोस्त हैं या बीमारियां हैं, तो एक बार अपने दिल में सांवरे को याद करके देखना। फाइल चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, जब खाटू के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तो नीलाम होने वाले घर भी महलों में बदल जाते हैं। बाबा का आशीर्वाद बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और हर उस श्याम भक्त के साथ शेयर करें जिसे आज हारी के सहारे की जरूरत है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी निराश व्यक्ति की जिंदगी में उम्मीद की किरण ले आए। अगर आपको बाबा श्याम की ये महिमा और ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक यानी थम्स अप जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।